गुड आफ्टरनून, नमस्कार, नमस्ते। चलिए तो आज हम लोग सेल डिवीजन का दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपके इस बैच में सेल डिवीजन ही चल रहा था और सेल डिवीजन का आज हम लोग दूसरा क्लास आपका लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे समसूत्री विभाजन के बारे में कि समसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। उससे पहले हम आपको बता दिए थे सेल डिवीजन के बारे में, मार्कर कहाँ है भाई? चलिए, उसमें हम बता दिए थे आपको कि कोशिका विभाजन जो होता है, ये सेल डिवीजन जो होता है, ये होता है दो प्रकार का। एक मिनट चला, तो इसमें हम आपको कोशिका विभाजन के बारे में क्या बताए, चूंकि स्टॉप। हर हर महादेव। चलिए, जय श्री राम। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम ध्यान से पढ़ो भाई, चलो गौर करना। तो हम आपको कोशिका विभाजन में क्या है कि शब्द से बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें सेल को कई भागों में बांटा जाएगा। तो जब इसमें सेल को कई भागों में बांटा जाएगा तो इसलिए मुख्य रूप से पहले क्या किया कि कोशिका विभाजन को तीन भागों में बांटा गया है और ये तीनों का नाम हम आपको याद करवा चुके हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि कोशिका विभाजन के इस तीनों पार्ट्स के बारे में आपको याद होगा। फिर हम आपको रिवीजन करवा देते हैं क्या क्या बताए थे। टाइम पे एकदम बिल्कुल आपकी सिलेबस टाइम पे ही खत्म होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हड़बड़ाएगा टाइम से पहले भी खत्म हो सकता है। ध्यान दो मेरे भाई लोग, तुम्हारी सिलेबस तुम्हारे एग्जाम से पहले खत्म होगी। वो कैसे होगा वो मेरी जिम्मेवारी है, बात समझ गए? हम संडे को पढ़ाएं, सैटरडे को पढ़ाएं कि मंडे को पढ़ाएं, हम कब कब आपका क्लास लेंगे और किस शेड्यूल में आपकी कक्षाएं खत्म होगी वो सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है। आपका काम है आराम से पढ़ना। यदि आप चाहते हैं कि कोर्स एकदम जल्दी खत्म हो जाए तो समझिए कोर्स तो खत्म हो जाएगा लेकिन तुमको कुछ बुझाएगा नहीं, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ये रट्टा मारने वाला टिक लगाने वाला चीज नहीं है बाबू। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बायोलॉजी की दुनिया में आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। हाँ, यदि एग्जाम आ जाएगा तो शनिवार भी हम पढ़ा देंगे, रविवार भी पढ़ा देंगे, 2-2 घंटा पढ़ा देंगे। ये सब बात सही है, ये सब बात चलेगा, लेकिन अब तुम ही कहेगा जब हड़बड़ा के खत्म कर दीजिए तो तुम्हारी कोर्स तो खत्म हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम नहीं। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाए और प्रॉब्लम रख ले रह जाए। बात बुझा बाबू? तो इसलिए मेरे हिसाब से पढ़ो, एग्जाम का एकदम टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले तुम्हारी पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगी। क्लियर? चलिए, ग्रुप डी तक हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सोचना ही नहीं है कि ग्रुप तक होगा कि नहीं होगा, एकदम तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मंडे टू मंडे क्लास चलेगा, शनिवार को भी रविवार को भी। देखिए, इसीलिए हम क्वेश्चन डिस्कशन शनिवार और रविवार को रख दिए, तो उसमें क्वेश्चन डिस्कशन आपका हो रहा है। फिर आपका मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है। जब देखेंगे एग्जाम आ गया तो शनिवार और रविवार भी आपकी क्लासेस हम लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी जिम्मेवारी है ना आपका क्लास कैसे खत्म करना है, कब खत्म करना है। इसलिए मेरे भाई एकदम टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? चलिए, बिल्कुल। तो चलिए, हम जल्दी आप कमेंट करके ये बताइए कि पिछला क्लास में बताए थे सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, नाम याद है? और जिनको भी नाम याद है वो जल्दी जल्दी पट कमेंट करेगा तीनों का नाम। इसमें हम आपको बताए थे असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा बताए थे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और तीसरा क्या बताए थे? तीसरा बताए थे अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसमें विभाजन ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है, हाँ, ये शंकर चौधरी, या आप सही बोल रहे हैं कि कुछ बच्चे इनमें से क्या है कि जब एनटीपीसी का फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे थे बायोलॉजी, या ऑफलाइन चल रहा था या ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे थे, तो वहां वो एक बार पढ़ चुका है, इसीलिए वो थोड़ा सा कह रहा है कि जल्दी रिवीजन करवाइए। लेकिन वो चेला नहीं हो सकता है, हम अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स एक समान है। हमको पता है कि जो भी फिर से एडमिशन लिया है और वो पढ़ना चाहता है तो उसको हम अच्छे से ही पढ़ाएंगे, चाहे वो दोबारा पढ़े कि तिबारा पढ़े कि नहीं पढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे, जिससे कि जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी 100% फायदा हो। क्लियर? तो आप लोग जल्दी बताइएगा, ये तीनों नाम याद है ना? चलिए, आपके कमेंट से ऐसा लग रहा है बिल्कुल याद है। चलिए, तीनों क्लियर हो गया, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब फिर हम आपको क्या बताए थे
कि असूत्री विभाजन का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन में हम आपको बताए थे कि समसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं, असूत्री विभाजन बता चुके हैं। अब आपको समसूत्री विभाजन भी समझा दिए हैं। इस समसूत्री विभाजन भी हम आपको बता दिए थे कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये क्रोमोसोम है, तो ये दो बराबर भागों में बंट जाती है। तो जब ये दो बराबर भागों में बांटेगी तो इस तरह से ये अलग हो जाता है और ये पार्ट्स भी इसका क्या हो जाता है, अलग, यानी ये अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। तो इस विभाजन को आप क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन, यानी जिसमें क्रोमोसोम जो है, जिसमें गुणसूत्र जो है समान रूप से दो भागों में बंट जाती है। क्लियर? जिसमें क्रोमोसोम समान रूप से दो बराबर भागों में बंट जाती है, उसी को हम लोग समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और समसूत्री विभाजन जानते कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यानी समसूत्री विभाजन को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो आगे हम पहले आपको समझा देते हैं, याद करवा देते हैं, फिर हम आपको दिखा देंगे कि आपके स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए मेरे भाई देखा जाए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन एकदम गौर कीजिएगा। ये वाह वाह, चलिए बायोलॉजी का जो क्वेश्चन डिस्कशन है मेरे भाई, ये शनिवार रविवार को होगा। तो अगले शनिवार रविवार है जब सेल डिवीजन जो आप पढ़े थे इससे पहले, और सेल पढ़े फिर सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन डिस्कशन जब शनिवार रविवार को होगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। आप जो एसएससी जीडी में ग्रुप डी में जो भी एडमिशन लिए हैं उन लोगों को भी करवा देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? चलिए तो अब देखो भाई क्या है कि समसूत्री विभाजन में क्या है कि इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। तो समसूत्री विभाजन को जो दो भागों में बांटा गया है, इसमें एक को कहा जाता है कैरियोकिनोसिस, कैरियोकिनोसिस, और दूसरे को कहा जाता है साइटोकिनोसिस। क्लियर? कितने भागों में बांटा गया? तो आपका समसूत्री विभाजन जो है, इन समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया। एक आपका कैरियोकिनेसिस हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, साइटोकिनेसिस हो गया। अब क्या हुआ मेरे भाई पता है, ये जो कैरियोकिनेसिस है इसको 5 भागों में बांटा गया। इसलिए थोड़ा इस पे टाइम दे रहे हैं कि तुमको प्रत्येक भाग का नाम याद रखना है, क्योंकि उससे आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। क्लियर? हाँ, ग्रुप डी टारगेट बैच के लिए भी जो है वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। साधु नहीं बने, आज सोमवारी था ना, चला आज देवों के देव महादेव की आज पूजा था, सोमवारी था, इसलिए थोड़ा सा गंगा स्नान करके आज पूजा किए हैं। तो वहीं पर एक पंडित जी थे, चंदन कर दिए, समझ गया ना। साधु नहीं हुए हैं, पर चुपचाप मारबो की। चलिए एकदम ध्यान देंगे। तो समसूत्री विभाजन वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में ये सब कुछ वो हम आपको समझा चुके हैं। यहां पर आप ये समझिए कि ये समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में पहले बांटा गया। कौन कौन सा? तो दोनों का नाम याद हो गया। एक को कैरियोकिनोसिस कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, साइटोकिनोसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया? सबको नाम भी याद हो गया कि समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया। एक को कैरियोकिनोसिस और दूसरे को साइटोकिनोसिस कहा जाता है। अब क्या है कि आपका जो कैरियोकिनोसिस है इसको 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तो इसको 5 भागों में बांटा गया। इन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कैरियोकिनोसिस, इसको 5 प्रकार में बांटा गया। अब क्या क्या होगा तो नाम देखिएगा ध्यान से, और साथ ही साथ आप लिखते जाइएगा, याद करते जाइएगा। एक को कहा जाता है इंटरफेज, एक हो गया इंटरफेज, दूसरे को कहा जाता है प्रोफेज। एक इंटरफेज हो गया, दूसरा प्रोफेज हो गया, तीसरा हो गया मेटाफेज, मेटाफेज, उसके बाद चौथा हो गया एनाफेज, और 5वां हो गया टेलोफेज। कितने भागों में बांटा गया?
तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आपका जो कैरियोकिनेसिस है, इस कैरियोकिनेसिस को 5 भागों में बांटा गया, कैरियोकिनेसिस को 5 भागों में डिवाइड किया गया। और जल्दी जल्दी लव यू टू एकदम आराम से आप लोग पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, एकदम कभी चिंता नहीं करना कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम से पहले एकदम सिलेबस आपका खत्म हम कर देंगे। शनिवार को भी पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाएंगे, रविवार को भी पढ़ाना पड़ेगा तो पढ़ाएंगे, 2 बार पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे, लेकिन आराम से तुमको याद करवाते हुए खत्म करेंगे। इसलिए जल्दी बोल कि कैरियोकिनेसिस को कितने भागों में बांटा गया। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी, सूरज, अच्छी बात है, संजू, वाह वाह, सिकंदर, सब अच्छी बात है। याद हो गया आप लोगों को कि कैरियोकिनेसिस को 5 भागों में बांटा गया। कहेंगे कौन कौन? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इस तरह से आपको कैरियोकिनेसिस जो है इसको 5 भागों में बांटा गया, और आपका साइटोकिनेसिस जो है इसको किसी भी प्रकार में बांटा नहीं गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? पार्टिकुलर पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इंटरफेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोफेज के बारे में, फिर मेटाफेज के बारे में, फिर एनाफेज के बारे में, फिर टेलोफेज के बारे में। तो फिर सबके बारे में बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब देखिए यहां पर आपका कैरियोकिनेसिस जो है, इस कैरियोकिनेसिस को क्या किया गया? 5 भागों में बांटा गया, और पांचों तुमको याद हो गया। कौन कौन? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अब हम बताते हैं आपको इंटरफेज के बारे में, जिसको अंतरा अवस्था या विरामा अवस्था कहा जाता है। इंटरफेज को ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इंटरफेज को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतरा अवस्था कहा जाता है, या उसको विरामा अवस्था कहा जाता है। तो अब सबसे पहले आप समझिए कि इंटरफेज है क्या। इसका हिंदी नाम कभी भी दिमाग में मत रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज इसी सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, और वही वर्ड मीनिंग लिखा रहता है। हिंदी में भी लिखा रहेगा तो इंटरफेजे लिखा रहता है, मेटाफेजे लिखा रहता है, प्रोफेजे लिखा रहता है। समझ गए? तो इसलिए अब आपको समझना है कि समसूत्री विभाजन जो है उसको में 2 हो गया, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस को 5 भागों में बांटा गया, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब देखिए इंटरफेज क्या है? यह एक अवस्था है। फेज मतलब अवस्था, स्टेट। तो इंटरफेज जो है यह समसूत्री विभाजन का वह अवस्था है जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यानी कोशिका विभाजन से पूर्व की अवस्था जो है, कोशिका विभाजन से पहले की अवस्था जो है, उसी को इंटरफेज के नाम से जाना जाता है। तो यह चीज आपको याद हो गया कि इंटरफेज क्या है? यह विभाजन के पूर्व की अवस्था है। क्लियर हो गया? आपको याद भी हो गया, समझ भी आप गए कि इंटरफेज क्या है? यह वैसा समसूत्री विभाजन है जो विभाजन से पूर्व की अवस्था है, विभाजन से पहले की घटना है। अब मन में आया होगा कि सर ये जब विभाजन की पूर्व की अवस्था है तो इसमें होता क्या है? तो इस इंटरफेज में 2 तरह का फेज होता है। एक को G1 फेज कहा जाता है और एक को G2 फेज कहा जाता है। फिर बांट दिए, मन में लगा होगा अब की किए सर आप। एकदम नहीं चिंता करना है, वीडियो नहीं चल रहा है, एकदम चल रहा है मेरे भाई। एकदम कमेंट आ रहा है, अंकित वीडियो भी चल रहा है, एकदम चल रहा है। चलिए सारे वीडियो चल रहा है, एकदम ऐसा नहीं चल रहा है, गलत बात है। सारे लोग क्लास कर रहे हैं, कहीं किसी का मैसेज नहीं, फोन भी नहीं आता है कि वीडियो नहीं चल रहा है, एकदम चल रहा है। यदि किसी को दिक्कत है तो कॉलिंग टीम का उसमें नंबर रहता है, आप उस पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्यों नहीं चल रहा है या क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्लियर? चलो गौर करना मेरे भाई। तो सबसे पहले आपने समसूत्री विभाजन को 2 भागों में बांटा, वो दोनों तुमको याद हो गया, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। फिर तुमने क्या किया? कैरियोकिनेसिस को 5 भाग याद किया, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब क्या हुआ कि तुम्हारा इंटरफेज जो है, इस इंटरफेज को भी 2 भागों में बांटा गया। बहुत बहुत धन्यवाद लव यू कहने वाले को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू टू, बढ़िया से पढ़। लेकिन अब देखो क्या हुआ कि इंटरफेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, इंटरफेज को भी 2 भागों में बांटा गया। अब उसमें एक G1 फेज हो गया और दूसरा G2 फेज हो गया। इंटरफेज क्या है वो समझ गए कि वो विभाजन की पूर्व की अवस्था है,
विभाजन का जो पूर्व अवस्था है उसी को विरामा अवस्था या उसी को इंटरफेज कहा जाता है। अब वो इंटरफेज हो गया दो टाइप का, एक हो गया तो G1 फेज और दूसरा इसी में आगे हम पढ़ाएंगे G2 फेज। कितने भागों में बांटा गया, तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक G1 फेज हो गया और दूसरा क्या हो गया, G2 फेज हो गया। अब कहिएगा सर ये G1 फेज और G2 फेज में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपका G1 फेज जो है इस अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए और प्रोटीन का निर्माण किस फेज में होता है, तो डायरेक्ट आप आंसर बोलिएगा कि आरएनए और प्रोटीन का निर्माण जो है ये G1 फेज में होता है। आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन का निर्माण किस फेज में होता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण G1 फेज में होता है। अब इसी G1 फेज में एगो S फेज आता है जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है और डीएनए का संश्लेषण होता है। जबकि आपका G2 फेज जो है इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है। एकदम गौर से देखना मेरे भाई, G1 फेज में प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। इंटरफेज को कितने भागों में बांटा गया, एकदम लाइव है, वाह। क्वेश्चन डिस्कशन होगा सर, क्वेश्चन डिस्कशन जिस दिन होगा वो शायद शनिवार और रविवार को होगा, तो शनिवार रविवार को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप 1 बजे के आसपास इंतजार कीजिएगा। हालांकि इस शनिवार रविवार को आपकी क्लासेस नहीं हो पाएगी, एक्चुअली हम थोड़ा सा आउट ऑफ पटना रहेंगे। थोड़ा घर में एक हमारे गोतिया के दिया जिसको बोलते हैं, दादाजी एक्सपायर कर गए हैं, तो थोड़ा सा हमको जाना पड़ेगा। तो 2-3 दिन आपकी क्लासेस, 2-3 दिन इन द सेंस मतलब शनिवार रविवार और सोमवार, शनिवार रविवार तो ऐसे भी बंद रहता था, सोमवार को हम छुट्टी देंगे, फिर अगले मंगलवार से क्लास होगी। अभी आपका इस वीक में पूरी क्लास चलेगी, आज कल परसों कंटिन्यू आपकी क्लासेस चलेगी और क्वेश्चन डिस्कशन आपका शनिवार रविवार को होगा। क्लियर, समझ गए। अभी आपकी आज भी क्लास होगी, यानी इस सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार, बृहस्पतिवार कंटिन्यू अभी क्लास चलेगी। जब क्लास नहीं होगा तो तुमको बता दिया जाएगा। एकदम इसके लिए फोन नहीं करना है, क्लास होगा कि नहीं होगा, होगा तो इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई काम रहेगा तो नहीं लेंगे। क्लियर, चलिए। सिंटू सबका कमेंट आ रहा है, आर सर हम लाइव हैं, एकदम देख रहे हैं। पुरुषोत्तम बिल्कुल बिल्कुल आप लाइव हैं, चलिए अच्छी बात है, गौर करना मेरे भाई। तो एक G1 फेज हो गया और दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, G2 फेज हो गया। तो एक G1 फेज हो गया और दूसरा क्या हो गया, G2 फेज हो गया। तो अब आप कहेंगे सर G1 फेज में क्या होता है, तो तुम देखा G1 फेज में प्रोटीन और ये आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है और डीएनए का संश्लेषण होता है। लेकिन उसका उल्टा हो जाता है G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है कि डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस चीज को आपने समझ गया कि इंटरफेज को दो भागों में बांटा गया, एक को G1 और दूसरे को G2 फेज कहा जाता है। G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, जबकि आपका G2 फेज जो है उसमें डीएनए का निर्माण होता है, आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्लियर हो गया। और यहां पर ऐसा संश्लेषण होता है, हम आपको बता दिए कि G1 फेज में ही S फेज आता है। G1 फेज के अंदर एगो S फेज भी होता है जेकरा में डीएनए का संश्लेषण होगा। और G2 फेज में क्या होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। संश्लेषण किसका होगा, तो आरएनए और प्रोटीन का। देखिए G1 फेज में क्या था, G1 की बात करते हैं। G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है और डीएनए का संश्लेषण होता है। लेकिन G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण होता है और डीएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें संश्लेषण डीएनए का रुक जाता है, निर्माण किसमें होगा, तो G2 फेज में डीएनए का संश्लेषण होगा और ये डीएनए का निर्माण होगा, डीएनए का इसमें निर्माण होगा। G2 फेज में डीएनए का निर्माण होगा और संश्लेषण की बात करेगा तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होगा। क्लियर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू सर, लव यू टू पुरुषोत्तम, बहुत बहुत
प्यार भरा नमस्कार भी तुमको है, और आराम से इसी तरह से क्लास करते रहो। यकीन मानो जिस दिन ये 2200 टॉपिक खत्म कर देंगे क्वेश्चन डिस्कशन के साथ, दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं ली है जो तो रिजल्ट रोक देगा। इसलिए मेरे भाई एकदम मन से पढ़ो, एकदम पढ़ो। हम सोमवारी नहीं किए हैं, चला सिर्फ आज शंकर भगवान की पूजा किए हैं। पूजा तो दिल से होती है, दिल से पूजा किए, थोड़ा मंदिर भी चल गए, गंगा स्नान भी किए, तुम लोग को भी करना चाहिए, लेकिन पढ़ो बढ़िया से। क्लियर? चलिए, तो हम बात आपसे कर रहे थे G1 G2 फेज का, ये क्लियर हो गया। तो आपने इंटर फेज में क्या देखा, फिर एक बार हम सुना देते हैं कि इंटर फेज में तुमने दो चीज देखा, एक G1 और एक G2। G1 फेज में क्या हुआ, आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हुआ, डीएनए का संश्लेषण हुआ। G2 फेज में क्या हुआ, डीएनए का निर्माण हुआ, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो गया। लव यू टू, बढ़िया से पढ़। चलो अब देखिए दूसरा फेज आपका प्रोफेज है। जैसे कि हम 5 नाम तुमको बताए थे, याद होगा। पहला इंटरफेज बताए, दूसरा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इंटरफेज को भी दो भागों में बांटे थे, G1 फेज और G2 फेज। उसी G1 फेज में एगो एसोफेज आ गया। यदि नहीं घबराइएगा तो एकदम याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम याद होना है। यदि आप नहीं घबराते हैं कि जल्दी सिलेबस खत्म हो तो, और क्लास में ये लगे आपको कि हम मोबाइल में नहीं बल्कि क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सर मेरे सामने, चूंकि हमें तो ये फीलिंग आती है कि तुम सब जितना देख रहा है ना वो तुम हमारे सामने है। हमारी फेस एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी एक्सप्रेशन, हमारी पढ़ाने की स्टाइल देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये लाइव में है। लगता है कि सामने हम लोग हैं, हम तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं, तुम मेरा चेहरा देख रहा है, हम तोरा बुझा रहे हैं, तुम हमसे बुझ रहा है, क्योंकि ये लंबा एक्सपीरियंस है। 2012 से इस पाटलिपुत्रा की धरती पर हम तुम लोगों की सेवा दे रहे हैं। एक काफी एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट क्या सोच सकता है, कितना बार रिवीजन करा दें तो अगर याद हो जाएगा, क्या क्या भूल सकता है वो सब पता है। और ये बोलने की वाली बात नहीं है, ये तुम्हारी प्यार ही बता रही है कि तुम इस बात को समझते हो। क्लियर? चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन करा देंगे। रे मेरे भाई क्वेश्चन का डिस्कशन एक्चुअली होता क्या है कि वो फाउंडेशन बैच वाला हम करवा रहे थे। अब बताओ तुम लोग का सोचे थे कि नहीं करवाएंगे चूंकि एग्जाम है, लेकिन फिर भी हमको शनिवार रविवार को ही क्यों नहीं सही, शनिवार और रविवार को ही मेहनत करके करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे। तुम लोग अब निश्चिंत रहो, जब क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो तुमको नोटिफिकेशन एकदम मिल जाएगा। जिस दिन क्वेश्चन डिस्कशन रखेंगे शनिवार और रविवार को तुमको मिलेगा, तुम सभी लोग क्वेश्चन डिस्कशन भी टॉपिक वाइज करते जाओगे। अगले शनिवार रविवार को सेल का हम क्वेश्चन डिस्कशन कर। चलो इधर आओ। तो हम ये पांचों में जी इंटरफेस तुम्हारा क्लियर हो चुका है कि वो कोशिका विभाजन के पूर्व की अवस्था है, उसमें सेल का डिवीजन नहीं होता है। लेकिन ये प्रोफेज जो तुम्हारा है मेरे भाई, ये प्रोफेज जो है ये समझो कोशिका विभाजन का वास्तविक डिवीजन जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। एकदम साथ साथ कराएंगे, क्वेश्चन डिस्कशन भी कराएंगे, टॉपिक भी पढ़ाएंगे, एकदम तुमको टेंशन नहीं लेना है, एकदम गौर करो मेरे भाई। तो हम आपको ये बता रहे थे कि अभी जो हम लोग प्रोफेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रोफेज क्या है पता है आपको? प्रोफेज एक वह अवस्था है कोशिका विभाजन का जहां से रियल में कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है, कोशिका का विभाजन स्टार्ट हो जाता है। उस अवस्था को हम लोग प्रोफेज के नाम से जानते हैं। यानी वह अवस्था जहां से कोशिका विभाजन शुरू हो जाती है, जहां से कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग प्रोफेज के नाम से जानते हैं। और इसमें होता क्या है कि क्रोमेटिन की जाल जो है वो छोटा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। आपको प्रोफेज की स्थिति में क्या होगा कि क्रोमेटिन की जाल जो है ये छोटा होकर कुंडलित हो जाता है, और ये क्या होता है क्रोमोजोम होकर क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र बनाता है, और क्रोमोजोम फिर दो अर्धभागों में डिवाइड हो जाती है। इन दो भागों में, इस फिगर में तुमको नहीं दिख रहा होगा, हम फिगर थोड़ा भरबली बनाते हैं, तुमको दिखेगा। इसमें देखो हुआ क्या है कि छोटा होकर ये इस टाइप से दो भागों में बट जाती है, नहीं इस तरह से ये अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है। यानी समझो कोशिका झिल्ली जो इसकी है, ये कोशिका झिल्ली उसकी गायब हो जाती है, इसका केंद्रिका जो है वो गायब हो जाती है, और ये दो भागों में क्या होती है, बट जाती है। इस अवस्था को हम लोग प्रोफेज कहते हैं। और प्रोफेज है क्या? तो ये सेल डिवीजन का वास्तविक विभाजन यहीं से स्टार्ट होता है। वास्तविक स्टेज ये है जहां से कोशिका का विभाजन क्या हो जाता है, शुरू होता है। जहां से कोशिका का विभाजन होता है, इसमें क्या होता है कि क्रोमेटिन की जाल, क्रोमेटिन की जाल किससे बनता है?
क्रोमोसोम का ही क्रोमेटिन की जाल है, तो इसमें क्रोमेटिन की जाल छोटे और मोटे होकर कुंडलित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसी से गुणसूत्र का निर्माण होता है और वही आगे चलकर अर्ध भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है और दोनों अलग अलग क्या करता है, सेल डेवलपमेंट का काम करता है। तो ये आपका प्रोफेज हो गया। ये सारी बात लिखी हुई हम आपको दिखा देते हैं कि कोशिका के वास्तविक विभाजन की स्थिति जो है, कोशिका के वास्तविक विभाजन की जो स्थिति है, इसी को कहा जाता है प्रोफेज। इसकी शुरुआत प्रोफेज से होती है। यानी क्लियर हो गया। चलिए, हमसे पढ़कर लगता है सपना पूरा हो जाएगा पुरुषोत्तम। चलिए, बहुत धन्यवाद। इंट्रोडक्शन टॉपिक का जो थ्योरी है, क्वेश्चन डिस्कशन है मेरे भाई। कुछ लड़कों का कहना सर इंट्रोडक्शन टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन करवा दीजिएगा, तो हम करवा देंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, 2-4 दिन का हमको समय दीजिए, हम देख लेते हैं टाइम कब खाली है, उसी समय हम आपका क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे। एकदम चिंता नहीं करना है। जो आपका इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक है उसका क्वेश्चन डिस्कशन एकदम करवा देंगे, तुमको एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत जल्द करवाएंगे, बहुत जल्द। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि वास्तविक विभाजन जो है कोशिका का वो प्रोफेज से स्टार्ट होता है। इसमें क्रोमेटिन की जाल जो है वो छोटे एवं मोटे होकर कुंडलित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है और किसका निर्माण करती है, तो गुणसूत्र का निर्माण करती है, क्रोमोसोम का निर्माण करती है। इसके बाद वो क्रोमोसोम 2 अर्ध भागों में बट जाता है। यानी ये पहले इकट्ठा होता है, फिर 2 आधा भागों में क्या हो जाता है, ये बट जाता है। एगो ऊपर चल जाता है और एगो नीचे चला जाता है। तो ये स्थिति आपका किसका हो गया, प्रोफेज का हो गया। अब मन में आता होगा कि सर सवाल क्या पूछेगा, तो सवाल पूछता है कि कोशिका विभाजन का वास्तविक अवस्था कौन सा है। क्वेश्चन को समझिएगा तब आपको यह क्लियर हो जाएगा कि प्रोफेज तुमने समझा या नहीं समझा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन का वास्तविक अवस्था कौन सा है, तो आप आंसर क्या दोगे, कोशिका विभाजन का जो वास्तविक अवस्था है वो आपका प्रोफेज है। कोशिका विभाजन का वास्तविक अवस्था क्या है, प्रोफेज है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि प्रोफेज में क्रोमेटिन की जाल क्या होता है, तो छोटा और मोटे होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इसमें क्रोमोसोम कितने भागों में बढ़ती है, तो 2 भागों में बढ़ती है। फिर क्वेश्चन बोलेगा कि कोशिका विभाजन का वह कौन सा अवस्था है जिसमें कोशिका झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, प्रोफेज। याद रखना, इसके अंतर्गत जो है केंद्रक झिल्ली जो है और केंद्रिका जो है ये गायब हो जाता है। ये आपका प्रोफेज जो है वह अवस्था है, वह स्टेट है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है ये दोनों गायब हो जाता है। वह अवस्था है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, इसमें 2 चीज गायब हुआ। याद रखना मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाती है, तो आंसर क्या होगा, प्रोफेज, जिसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्लियर। किस अवस्था में को वास्तविक विभाजन की अवस्था बोलेंगे, तो प्रोफेज को वास्तविक विभाजन की अवस्था कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन, याद हो गया, छोटा और मोटा हो जाता प्रोफेज। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को इंटरफेज और प्रोफेज ये दोनों समझ में आ गया, इंटरफेज और प्रोफेज दोनों का क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं, हम बोलते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, प्रमोद, वाह। चलिए देखो मेरे भाई, अब आपका क्या है, अगला आपका मेटाफेज है। अब कहेंगे सर ये मेटाफेज यानी मध्य अवस्था क्या है, तो आराम से देखिएगा। अभी तक आपने 2 फेज के बारे में पढ़ा, इंटरफेज के बारे में और प्रोफेज के बारे में। इंटरफेज को भी 2 भागों में बांट दिए थे, G1 फेज और G2 फेज, ये क्लियर हो गया। प्रोफेज भी आपका क्लियर हो गया कि प्रोफेज एक रियल अवस्था है जहां से कोशिका का विभाजन स्टार्ट होता है। उसमें क्रोमेटिन की जाल छोटा और मोटा हो जाती है जिससे क्रोमोसोम का निर्माण होता है। फिर वो क्रोमोसोम 2 अर्ध भागों में बट जाता है, उसमें केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रिका गायब हो जाती है। ये सारा चीज याद हो गया प्रोफेज में। अब ये मेटाफेज में क्या होता है कि इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण होता है। यानी इसमें क्या है कि स्पाइडल फाइबर जो है
इस तरह का स्पाइरल फाइबर जो है ये आपको मेटाफेज में ही निर्माण होता है, क्योंकि एग्जाम में सवाल यह पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें क्रोमेटिन धागा या तुर्क धागा या स्पाइरल फाइबर का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, स्पाइरल फाइबर का निर्माण मेटाफेज में होता है, मध्य अवस्था में होता है। और यह क्या होता है, इस पर क्रोमोसोम जो है अपने सेंट्रोमेयर का निर्माण करता है। ये जो आपका ये इस तरह का स्टेज देख रहे हैं, ये जो आप स्पाइरल फाइबर देखते हैं, इसी पर सेंट्रोमेयर का निर्माण होता है। सेंट्रोमेयर आकर जुड़ता है और इस विभाजन में क्या होता है, इसमें ये कई भागों में बंट जाती है। और इस विभाजन में समय कितना लगता है, तो बहुत कम, मात्र 2 से 8 मिनट में मेटाफेज की स्थिति क्लियर हो जाती है। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेटाफेज की अवस्था घटित होने में कितना टाइम लगता है, तो आप आंसर क्या बोलोगे कि सर इसमें मात्र 2 से 10 मिनट का समय लगता है। क्लियर हो गया। इसका मेन मेटाफेज का काम क्या हो गया कि इसमें स्पाइरल फाइबर का निर्माण होता है जो कोशिका विभाजन में सपोर्ट करती है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? एग्जाम में इसमें 2 ही सवाल पूछेगा, एक मध्यावस्था इन मेटाफेज घटित होने में कितना समय लगता है, तो 2 से 10 मिनट का। दूसरा सवाल कि कौन सी अवस्था है जिसमें स्पाइरल फाइबर का निर्माण होता है, तुर्क धागे का निर्माण होता है, तो मेटाफेज में तुर्क धागे का निर्माण होता है। आज रीजनिंग की क्लासेस नहीं हुई सर, नहीं रीजनिंग का क्लास बाबू नहीं हुआ क्योंकि सर के पेट में थोड़ा दर्द कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए क्लास नहीं हुआ। क्लियर? तो आपको मेटाफेज भी याद हो गया, कोई कंफ्यूजन कहीं से भी? चलिए, तो आपका ये क्लियर हो गया, आपका ये मध्य अवस्था जो है मेटाफेज। तो अभी आप कितना फेज पढ़ लिए हैं? अभी आप 3 फेज पढ़ लिए, इंटरफेज, प्रोफेज और मेटाफेज। मेटाफेज से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी कोशिका विभाजन की अवस्था है जिसमें तुर्क धागे यानी स्पाइरल फाइबर का निर्माण होता है, तो आप क्या बोलोगे? मेटाफेज में निर्माण होता है। अब 2 बचा है, एक एनाफेज और दूसरा टेलोफेज। तो अब चलते हैं हम लोग एनाफेज पर। ध्यान दीजिएगा, एनाफेज जो है यह अवस्था सबसे छोटा अवस्था है, मात्र 2 से 3 मिनट में यह अवस्था क्लियर हो जाता है। यानी एनाफेज की अवस्था जो है यह कोशिका विभाजन का सबसे छोटा अवस्था। समझिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम जब क्वेश्चन डिस्कशन करेगा वहां देखेगा इस टाइप का एकदम क्वेश्चन है। निशा सर मैं भी बनाती हूं नोट बायोलॉजी और फिजिक्स का। चलिए, बहुत अच्छी बात है, एकदम नोट बनाना चाहिए, एकदम बनाओ, बहुत अच्छी बात है, बनाना ही चाहिए नोट्स। ध्यान दो मेरे भाई, तो हम आपको यह बता रहे हैं कि एनाफेज से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अवस्था, याद रखना, सबसे छोटा अवस्था जिसमें काफी कम टाइम लगता है वो कौन है, तो याद रखना वो एनाफेज है। मात्र 2 से 3 मिनट में ये समाप्त हो जाता है। मैंने कई बार एग्जाम में यह पूछा गया सवाल है कि बताइए निम्नलिखित में से कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें काफी कम समय लगता है, काफी कम टाइम लगता है, मात्र 2 से 3 मिनट में ये कोशिका विभाजन क्लियर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? आपका एनाफेज होगा, जिसमें बहुत ही कम सवाल लगता है। कभी राजस्थान भी आइए सर, जरूर आएंगे। तुम लोगों का इस तरह का प्यार रहा और तुम्हारी नौकरी होगी तो फोन करना, आएंगे, तनी घुमा देना राजस्थान। सच में हम कभी नहीं गए हैं, एकदम नौकरी होगा तब फोन करना, आ जाएंगे घूमने। चलो, क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन आपको? देख रहा पसीना कैसे टप टप कर रहा है, चला है ये प्यार मोहब्बत थोड़ा जो मिल रहा है, नौकरी नहीं होगा तो जुल्म हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्थिति में, चाहे वो ग्रुप डी में हो कि एनटीपीसी में हो, एसएससी जीडी में हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कुछों में हो, लेकिन नौकरी होना है। काहे कि तोरा सब कुछ याद हो रहा है, ये तोरा क्या कहते कमेंट बता रहा है कि जो तुमको पढ़ा रहे हैं वो एकदम सट सट घुसते जा रहा है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कोशिका विभाजन की वो कौन सी अवस्था है जो सबसे छोटा है, तो आंसर क्या बोलोगे? सबसे छोटा है। तो आंसर फेज कितना समय लगता है? मात्र 2 से 3 मिनट में ये पूरा काम क्रिया प्रक्रिया हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर जो है, इससे पहले आपका मेटाफेज जो था उसमें सेंट्रोमेयर का निर्माण होता था, लेकिन इसमें सेंट्रोमेयर क्या होता है? 2 भागों में विभाजित हो जाती है और सेंट्रोमेयर 2 भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोसोम में विभाजित के कारण अलग अलग हो जाता है। गुणसूत्र अब 2 ध्रुवों की ओर चला जाता है। यानी एनाफेज में क्या होता है कि समझो इस तरह का
एगो चल गया आपका नॉर्थ पोल की तरफ और एगो चला आया साउथ पोल की तरफ। इस तरह से वो दोनों ध्रुवों की ओर चल जाता है। किसमें? एनाफेज में सेंट्रोमेयर दो भागों में विभाजित हो जाती है और एक सेल मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। सबसे छोटा अवस्था कौन है? तो एनाफेज है। मात्र 2 से 3 मिनट में सब घटना हो जाता है। क्लियर? चलिए, और लास्ट आपका कौन है? टेलोफेज। याद रखिएगा, टेलोफेज जो होता है ये प्रोफेज का उल्टा अवस्था है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका जो है, इसमें केंद्रक और केंद्रक जाल जो है, केंद्रिका जो है, ये सब स्पष्ट रूप से दिखने लगती है, जबकि वहां पर प्रोफेज में क्या बताए थे कि प्रोफेज में गायब हो जाती है। एकदम गौर करना, प्रोफेज में बताए थे कि प्रोफेज स्टेट में क्या होता है कि केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली जो है गायब हो जाता है। यहां गायब नहीं हुआ, टेलोफेज में क्या हुआ? केंद्रक और ये केंद्रिका स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। इसमें क्रोमोसोम पतला हो जाता है और क्रोमोसोम पतला होकर एक प्रकार का केंद्रक का निर्माण करता है। अब ये केंद्रक 2 भागों में बंट जाती है और 2 भाग में बंटकर 2 अलग अलग सेल का निर्माण करती है। जैसा कि तुम यहां पर देख रहा होगा, ये स्टेट आपका टेलोफेज का है, जिसमें एक कोशिका इधर हो गया और एक कोशिका इधर हो गया, यानी दोनों तरफ अलग अलग जो है कोशिका का निर्माण हुआ है। कौन फेज में? टेलोफेज में। तो सबसे अंतिम अवस्था कौन है? टेलोफेज, जिसमें क्रोमोसोम पतला होकर स्पष्टतया 2 भागों में बंट जाती है, एगो इधर एगो उधर। और प्रोफेज में किसका निर्माण होता है? तो इसमें अलग अलग केंद्रक का और अलग अलग केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। किस अवस्था में? टेलोफेज में। एनाफेज में क्या था कि सेंट्रोमेयर 2 भागों में बटा था। प्रोफेज में, मेटाफेज में क्या था कि मेटाफेज में आपको क्या कहते हैं, ये मेटाफेज में क्या हुआ था कि सेल प्लेट का उसमें निर्माण हुआ था। प्रोफेज में क्या हुआ था? वो वास्तविक रूप से सेल डिवीजन का कार्य स्टार्ट हुआ था। तो ये 5 गो अवस्था बताए थे, ये पांचों का पांचों तरह क्लियर हो गया। एक चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसलिए एक बार और ये वीडियो घर पे जाकर जरूर देख लेना। अब एक बार तुम जाके किताब पढ़ लो, क्योंकि ये सेल डिवीजन थोड़ा सा टफ है, नाम थोड़ा टफ टफ लग रहा है, इसलिए हम कई बार थोड़ा टाइम दिए। हम चाहते सेल डिवीजन मात्र 2 पेज का छोटा सा ही टॉपिक है, 2 क्लास में खत्म हो जाता, लेकिन आज दूसरा क्लास था, आज भी खत्म नहीं हो पाया, कल भी नहीं होगा, हमको लगता है परसों तक चलेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, ये कभी दिमाग में मत रखना जल्दी कोर्स खत्म करना है, दिमाग में ये रखना है कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम खत्म कर लेना है। इसलिए आराम से पढ़ो, एकदम टेंशन मत लो। तो ये 5 क्लियर हो गया। अब घर पे जाके बुक एक बार पढ़ लीजिएगा और फिर से आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाकर 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं साइटोकिनेसिस का। याद रखिएगा, साइटोकिनेसिस प्रोसेस जो होता है ये समसूत्री विभाजन का दूसरा प्रोसेस है। समसूत्री विभाजन को 2 भाग में बांटे थे ना, एगो कैरियोकिनेसिस और एगो साइटोकिनेसिस। तो कैरियोकिनेसिस तो क्लियर हो गया कि कैरियोकिनेसिस को 5 भाग में बांटे, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सब क्लियर है। अब यहां पर क्या है कि आपका साइटोकिनेसिस है। इसमें पता क्या हो जाता है, इसमें केंद्रक का के विभाजन के बाद क्या हो जाता है, वो संकुचित हो जाता है, वो संकीर्ण हो जाता है। इसके बाद कोशिका विभाजन होता है और इसमें भी एक मातृ कोशिका विभाजित हो जाती है और एक मातृ कोशिका विभाजित होकर किसका निर्माण करता है? तो इसमें 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। लेकिन इसमें कैसे विभाजन हो रहा है? संकुचन के माध्यम से एक मातृ कोशिका विभाजित होती है और एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। कितनी पुत्री कोशिका? 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। इसको हम लोग साइटोकिनेसिस कहते हैं। साइटोकिनेसिस से सेल प्लेट का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में सवाल पूछेगा कि साइटोकिनेसिस से किसका निर्माण होता है? तो साइटोकिनेसिस से सेल प्लेट का निर्माण होता है, तभी जाकर आपका घाव आसानी से भर पाता है। सेल प्लेट नहीं बनेगा तो घाव भरेगा? एकदम नहीं भरेगा। अब एक सर समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो याद रखिएगा, किसी जीवों के बॉडी का जो ग्रोथ होता है, इसमें समसूत्री विभाजन का अहम योगदान है, क्योंकि हम बताए थे किसी भी जीव जंतु में समसूत्री विभाजन होता है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो याद रखिएगा, किसी भी जीव जंतु में प्रायः समसूत्री विभाजन ही होता है। और यह समसूत्री विभाजन से क्या होता है कि बॉडी का विकास होता है, बॉडी का ग्रोथ होता है, और कहीं चोट लग गया, कहीं कट गया, कहीं घाव हो गया, गड्ढा हो गया, उसको भरने में भी यह समसूत्री विभाजन क्या करता है? सपोर्ट करता है। यह था समसूत्री विभाजन का वर्क। काम क्या है, महत्व क्या है, कितने प्रकार का होता है, सारी चीज पढ़ लिए। अब हम आज आपकी सेवा समाप्त करेंगे।